Welcome to all of you, students and viewers. It's me, Mohammad Zubair Arai, in front of you with a lecture on the Newton's laws of motion. The laws of motion is given by Sir Isaac Newton in 1687, which is tells us about the position or rest position or motion which is given due to unbalanced force. There are three laws of motion which is given by the Sir Isaac Newton. Here is the first law of motion, which is also known as the law of inertia. जो हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो हमें बताता है कि हमारी कोई भी बॉडी है वो अपनी पोजीशन तब तक चेंज नहीं करती जब तक हम उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाते। क्या वो हमारी जो पोजीशन है वो रेस्ट वाली भी हो सकती है और वो हमारी मोशन वाली भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल देखें, जो हमारा ये फॉर एग्जांपल ये हमारा एक मार्कर है, ये हमारा रेस्ट में है, ये तब तक मोशन में नहीं आएगा जब तक इसमें क्या करें, इस पर कोई फोर्स लगाएं। फॉर एग्जाम्पल ये इधर है तो इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ तो ये अपनी पोजीशन क्या करेगा, चेंज करेगा, माना ये मोशन में आएगा। फॉर एग्जाम्पल और हमारे पास एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बोर्ड है। अब इस ये बोर्ड हमारा किस चीज में है, रेस्ट में है, तो हम बोलेंगे इसकी जो पोजीशन है वो तब तक चेंज नहीं कर सकते जब तक ये क्या करे, अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जा सके। अब इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाने का मतलब है या इसको पुश करेंगे या इसको पुल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी नहीं है कि जो हमारा हर फोर्स है वो हमारा मोशन क्रिएट कर सकता है, बट नॉर्मली जो भी हमारा मोशन है वो अनबैलेंस फोर्स की वजह से पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर खड़ा हूं तो मुझ पे जो मैं स्टेबल खड़ा हूं, इसका मतलब ये है कि मेरे पे जो नेट फोर्स है वो क्या है, जीरो है। अगर मैं मोशन कर रहा हूं तो इसका मतलब है मेरे अंदर कोई अनबैलेंस फोर्स क्रिएटिव हो रहा है। अब देखें ये हमारा एक बोर्ड है, हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं। अगर ये मोशन करेगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो बॉडी है इस पे अनबैलेंस कोई फोर्स लग रहा है, नहीं तो ये अपनी पोजीशन क्या रखेगा, सेम रखेगा। ये तो रेस्ट वाली बात होगी। अब मोशन वाली बात कैसे होगी, अगर फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है वो मोशन कर रही है, फॉर एग्जांपल एक बॉल मूव कर रहा है, हम जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे वो क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बॉल आ रहा है, हम उसको धक्का लगा खड़ा कर देंगे, तो ये जो उसको हमने धक्का लगाया, मैंने इसको पुश किया, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फोर्स है। ये चीज हमने किसने भी बताई थी, सर आइजैक न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में बताई थी। और मैंने पहले बताया कि ये जो हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ है इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। अब इनर्शिया क्या चीज है, अच्छा इनर्शिया क्या चीज होती है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी किस चीज की, प्रॉपर्टी होती है हमारी किसी भी मैटर की। अब मैटर बोलेंगे उसका मतलब है उसमें क्या होगा, मास होगा। अब देखें हमारी कोई भी बॉडी है उसमें मास होगा, उसको मैटर कंसीडर करेंगे तो उसके पास ये प्रॉपर्टी होगी इनर्शिया, जो क्या करेगी, जो रेजिस्ट करेगी क्या है, हमारी बॉडी है वो क्या करे, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करे। फॉर एग्जांपल ये देखें, फॉर एग्जांपल मैं हूं तो मेरे पास मास है, तो मेरे अंदर इनर्शिया भी होगा और वो इनर्शिया चाहेगा कि मैं क्या करूं, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करें। हम इनर्शिया को एज अ फोर्स भी ले सकते हैं कि इनर्शिया क्या है, एक प्रॉपर्टी है, एक फोर्स है जो अपोज करता है हमारे अप्लाइड फोर्स के। फॉर एग्जांपल हमारी ये इतनी बड़ी दीवार है या बोर्ड है हमारे पास, हम इसको क्या करते हैं, इसको हम फोर्स लगाते हैं, बट इस जिस दीवार या इस बोर्ड का अगर मास हमारे मास से ज्यादा होगा तो इसके पास इनर्शिया भी ज्यादा होगा। इस बात से ये बात क्लियर हुई कि जो हमारा इनर्शिया है वो मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना मास ज्यादा उतना इनर्शिया ज्यादा। हमने एक बात नोट की होगी, जो हमारी हल्की चीजें होती है ना, हम उसको थोड़ा फोर्स लगाते हैं वो मूव करती है, हैवी बॉडी पे हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि जितना मास ज्यादा होगा उसका उतना इनर्शिया ज्यादा होगा, उसको मूव। फॉर एग्जांपल हमारी एक छोटी सी हाथों में बच्चों वाली जो कार होती है हम उसको इजीली मूव करा सकते हैं, बट हमारे पास जो हमारी बड़ी गाड़ी होती है हम उसको इजीली मूव नहीं करा सकते। क्यों, कि जो हमारी खिलौनों वाली जो गाड़ी है वो उसका मास कम है, उसके पास इनर्शिया कम है, और जितना उसका मास इंक्रीज होता जाएगा उसके पास उतना इनर्शिया भी ज्यादा होगा। उसको मूव करने के लिए हमारे पास ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको रोकने के लिए भी हमारे पास क्या लगेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा। इसलिए हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमारे जो न्यूटन की फर्स्ट लॉ वाली बात है वो बात इस चीज से मैच होती है कि हमारी कोई भी बॉडी है वो पोजीशन चेंज तब करेगी जब उसका क्या करें, उसको इनर्शिया को खत्म करें, उसकी इनर्शिया को बीट अप करें। और उसके बाद हमारा है न्यूटन सेकंड लॉ। अच्छा, अब जो हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है ना, इस लॉ को फोर्स एक्सीलरेशन लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्स एक्सीलरेशन लॉ। अब देखें हमारा जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो हमें फोर्स की डेफिनेशन बताता है कि हमारा फोर्स क्या चीज होती है। हमें फोर्स की मैंने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि फोर्स हमारा क्या है, फोर्स हमारा एक एजेंट है, वो क्या करता है, यहाँ मोशन क्रिएट करता है या मोशन क्रिएट करने में हेल्प करता है। हम बोलते हैं फोर्स इन एन एजेंट वो चेंज द पोजिशन। अब मैं लिखता हूँ इधर, force is an agent which change or tends
to change the position of any object, either its motion or rest. इस अब ये देखो जो डेफिनेशन लिखी है इसमें से ये बात क्लियर हो रही है कि जब भी हमने किसी भी बॉडी की पोजीशन चेंज करनी है, वो चाहे रेस्ट वाली हो चाहे मोशन वाली हो, तो उस पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो न्यूटन की फर्स्ट लॉ में ये बात हमने बिल्कुल क्लियर कर ली। अब न्यूटन के सेकंड लॉ में क्या करेंगे, हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन बनाएंगे या मैथमेटिकल फार्मूला क्रिएट करेंगे। अब देखें न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो हमें बताता है कि हमारा जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन क्रिएट करता है। क्या करता है, एक्सीलरेशन क्रिएट करता है। अब न्यूटन के सेकंड लॉ को हम ऐसे बोलते हैं कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। इट मींस जब हम किसी बॉडी पे फोर्स ज्यादा लगाएंगे उसमें ज्यादा एक्सीलरेशन होगी, जब उस पे हम कम फोर्स लगाएंगे तो उसमें क्या होगी, हमारी एक्सीलरेशन भी कम होगी। कब, जब हम किसी भी बॉडी का मास कांस्टेंट रखें। अब मास कांस्टेंट रखने का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मार्कर है, इसका मास कांस्टेंट है हमारे पास, का मतलब है फॉर एग्जांपल ये 1 kg की है। अब हम इसको रखते हैं, इस पे थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, ये थोड़ी सी मूव करेगी, इसमें थोड़ी सी स्पीड आएगी, थोड़ी सी वेलोसिटी आएगी, थोड़ी सी वेलोसिटी इसकी चेंज होगी, इसका मतलब इसमें थोड़ी सी एक्सीलरेशन पैदा हुई। फॉर एग्जांपल इसमें जो एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन 1 लिखते हैं, वो हमारे पास आई है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने फोर्स लगाया, फॉर एग्जांपल हमने F1 लगाया जिसका हम वैल्यू रखते हैं, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू रख लेते हैं हम 10 रख लेते हैं, सही है, हम इसकी वैल्यू इतनी रख लेते हैं। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, हम सेम वही मार्कर ले रहे हैं, इसका मास तो सेम रहेगा, हम क्या कर रहे हैं, इस पे ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, इस पे क्या कर रहे हैं, ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं। अब हम इस पे फोर्स लगाते हैं F2, उसका अमाउंट फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 है। कितना है हमारे पास, उसका अमाउंट 20 है। अब इसमें फॉर एग्जांपल जो एक्सीलरेशन पैदा हुई वो एक्सीलरेशन इसमें पैदा हुई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखें जैसे जैसे हमने फोर्स की वैल्यू इंक्रीज की तो उससे हुआ क्या, उसकी वैल्यू से इंक्रीज करने से हमारे पास एक्सीलरेशन भी इंक्रीज हुई। तब क्या किया हमने जो मास है या हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो हमने सेम रखा, उस ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजिंग हमने नहीं लाई, हमने सेम बॉडी उठाई, वही चीज हमने क्या कि उसका मास इंक्रीज किया, मास कांस्टेंट रखा, फोर्स इंक्रीज किया, उसमें एक्सीलरेशन क्या हुई, इंक्रीज हुई। इससे ये बात क्लियर हुई कि जो हमारा फोर्स है वो जितना ज्यादा करते जाएंगे उसमें एक्सीलरेशन उतनी ज्यादा होती जाएगी। इसका मतलब एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। मान न्यूटन की जो सेकंड लॉ की बात है वो किस बारे में है, वो हमें बताती है कि जो हमारी एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स व्हेन मास इज कांस्टेंट। M फॉर मास, F फॉर फोर्स एंड A फॉर एक्सीलरेशन। अच्छा, इसका दूसरा पार्ट है, उसको हम बोलते हैं कि जो हमारी एक्सीलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज से, मास से। अब ये क्या चीज है, अब ये बात बताती है कि जब हमारे पास कोई हल्का सा ऑब्जेक्ट होगा उसमें ज्यादा एक्सीलरेशन आएगी, और जो हमारी बड़ी ऑब्जेक्ट होगा उस पर क्या होगी, एक्सीलरेशन कम पैदा होगी। कब, जब हम फोर्स सेम लगाएं, हम क्या लगाएं, फोर्स सेम लगाएं। ये बात कैसे लिखेंगे, हम ये बोलेंगे एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। फोर्स इज, इधर लिखेंगे कांस्टेंट, और ये M फॉर फोर्स व्हिच इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ फॉर एग्जांपल हम एक मार्कर लेते हैं और हम एक मार्कर की कैप लेते हैं, इन दोनों में से मास किसका ज्यादा होगा, मार्कर का मास ज्यादा होगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों पे 5-5 न्यूटन फोर्स लगाते हैं। अब सिंपल सी बात है कि जिसका मास कम है वो ज्यादा दूर जा सकती है, क्योंकि उस पर थोड़ा फोर्स लगा, उसका इनर्शिया कम होगा, वो ज्यादा दूर जा सकती है। बट जो हमारे पास हैवी ऑब्जेक्ट है, मतलब जिसका मास ज्यादा है, उसमें हम फोर्स थोड़ा सा लगाएंगे, वो थोड़ी सी डिस्प्लेस होगी, उसमें थोड़ी सी स्पीड आएगी, थोड़ी सी एक्सीलरेशन होगी। तो इसका मतलब है, तो जो हमारी एक्सीलरेशन है वो मास के साथ क्या हुई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कब, जब हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स कांस्टेंट लगा रहे हैं। देखें अब जो न्यूटन की इक्वेशन है उसके कितने पार्ट हुए, उसके 2 पार्ट हुए। पहला पार्ट, एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। अच्छा, इसको लिखते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर बोलेंगे बाय कंबाइनिंग द बोथ इक्वेशंस। तो क्या होगा, हम दोनों इक्वेशन को जब कंबाइन करेंगे तो इसमें से हमें क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल F अपान में M। एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल F अपान में M। फिर हम क्या करेंगे, हम इस प्रोपोर्शनल को, हमें पता है कि जब हम प्रोपोर्शनल खत्म करते हैं एक इज इक्वल टू की साइन आती है और दूसरा क्या आता है, इधर कांस्टेंट टर्म आता है। अच्छा देखो, ये प्रोपोर्शनल साइन खत्म हुई, इधर हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे A प्रोपोर्शनल खत्म हुई इज इक्वल M, इधर लिखेंगे हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगा।
ये कांस्टेंट टर्म क्या बताता है? ये कांस्टेंट टर्म में बताता है कि हम जो पोजीशन एक चेंज करते हैं या ये जो हमारे पास ओरिजिन चीज है या हमारे पास जो चीज बिल्डअप हो रही है वो उस चीज से क्या क्या डिपेंडेंस लगती है। सही है। अब हम क्या करते हैं, अब इधर बोलते हैं हम जो हमारी कांस्टेंट है वो हमारे पास चीज है के। फॉर एग्जाम्पल के की वैल्यू है और के की हम वैल्यू लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 1 यूनिट वैल्यू लिखते हैं। अब जो वैल्यू पुट करें क्या होगा हमारे पास, a इज इक्वल टू 1 ये कांस्टेंट वाली चीज और f अपान में m। सही है। अच्छा 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका जवाब क्या आता है, सेम आता है। फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे a इज इक्वल टू f अपान में m। अच्छा देखें इधर m क्या कर रहा है, m इधर से डिवाइड कर रहा है, इज इक्वल को दूसरी साइड पे क्या करेगा जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी क्या, एम ए इज इक्वल टू एफ। जब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करके हम इसको ऐसे लिखेंगे एफ विच इज इक्वल टू एम ए। अब इधर एफ क्या है, हमारे पास मास है और एफ हमारे पास फोर्स है, एम हमारे पास क्या है मास और ए हमारे पास क्या है एक्सेलरेशन है। और यही हमारी क्या है, इसको हम बोलते हैं इट्स अवर मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फोर्स। सही बात क्लियर है। अल्लाह हाफिज।